रिजिड बॉडी होगा 3D स्पेस में वो 6 तरीके से मूव कर सकता है या 6 तरीके से मोशन कर सकता है। देखो मेरे पास ये है, ये क्या करेगा, आइदर इट विल ट्रांसलेट ऐसे, दूसरा ये ऐसे ऐसे मूव कर सकता है लेफ्ट टू राइट, तीसरा अप डाउन ऐसे मोशन कर सकता है। तो 3 वे ट्रांसलेशन, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस में हो गए। फिर रोटेशन, वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन, एक्स एक्सिस के अबाउट, ये वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन हुआ। क्या कौन सा होगा वाई एक्सिस के अबाउट, ये वाई अगर ऐसे है ना तो वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन ये वाला होगा, ठीक है। एक्स एक्सिस ऐसे है तो उसके अबाउट रोटेशन जो होगा वो ये वाला होगा, ऐसे ऐसे। और जेड एक्सिस मेरा इधर है तो उसके अबाउट रोटेशन ये वाला होगा। तो 3 तरीके के रोटेशन और 3 तरीके के ट्रांसलेशन, ये 6 के 6 मिलकर हमें मिलते हैं 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन 3D स्पेस। जब 3D स्पेस होगा तो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास होने वाली है। तो ये आपको बताया था। अब मान लो मैं कुछ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को ब्लॉक कर देता हूँ, तो वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ब्लॉक होने की वजह से आपको एक कंस्ट्रेंट मोशन मिलेगा, यानी कि प्री डिफाइंड पाथ पर हमारा ऑब्जेक्ट चलेगा, ठीक है। तो वही प्री डिफाइंड पाथ जिस पर ये ऑब्जेक्ट चलेगा उसी मोशन को बोलते हैं कंस्ट्रेंट मोशन। इसके 2-3 तरीके होते हैं जिस तरीके से आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को ब्लॉक करते हो, है ना। डिग्रीज ऑफ डीओएफ है ना, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम्स को आप ब्लॉक करते हो, तो उसके 2-3 तरीके हैं जो हमारे सिलेबस में है। तो स्ट्रिंग की मदद से, स्ट्रिंग या रोड की मदद से, और दूसरा है वेज की मदद से। वेज क्या है, ये इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। वेज वेज की मदद से ब्लॉक होगा तो देखो ऐसा आपको मोशन मिलेगा। भाई अगर ये वेज नहीं होता तो ये मास क्या करता, किसी हाइट पे था, तो जैसे ही आपको इसको रिलीज करते तो वर्टिकली डाउनवर्ड गिरता, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस वेज, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस वेज ये स्लाइड डाउन होके आएगा। तो आपने इसके मोशन को कंस्ट्रेंट कर दिया, आपने इसको बाध्य कर दिया ताकि ये इस पे फिसलता हुआ नीचे आए। तो दैट इज व्हाट इज कंस्ट्रेंट मोशन। और ऐसा ही अगर स्ट्रिंग हो या रोड हो तो भी कुछ इसी तरीके के मोशन आपको मिलेंगे, वो हम लोग स्टडी करेंगे, राइट। अब स्ट्रिंग के बारे में आपको कुछ कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, वो क्या थी कि स्ट्रिंग इज लाइट वेट, लाइट वेट होगा यानी कि उसका कोई मास आप कंसिडर नहीं करोगे, उसका वेट कंसिडर नहीं करोगे। और इट इज इनएक्सटेंसिबल, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिमेन्स कांस्टेंट, लेंथ जो है ना स्ट्रिंग की वो हमेशा इनएक्सटेंसिबल रहेगी, यानी कि चेंज नहीं होने वाली है, ठीक है। अब दूसरी चीज आपको बताई थी लास्ट क्लास में कि द स्ट्रिंग विल रिमेन टाइट, हमेशा स्ट्रिंग टाइट रहेगा, कभी भी लूज नहीं होगा। और लूज ना होने का मतलब क्या है कि उसमें कोई स्लैक नहीं होगा। और ऐसा करना इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि आप देखो, ये आपको दिख रहा है स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग अगर ऐसे लूज हो गया तो देखो कंस्टेंट, ये मेरा इनपुट है, इस हाथ से मैं इनपुट दे रहा हूँ, इससे आउटपुट ले रहा हूँ। तो देखो मैं जब इस हाथ को मूव कर रहा हूँ तब तो लेफ्ट हैंड जो दूसरा हाथ है उसमें कोई मोशन ही नहीं आया, क्योंकि स्ट्रिंग लूज है। बट अगर यही स्ट्रिंग टाइट होता, अब मैं मोशन कर रहा हूँ तो इसके साथ साथ इसको जाना होगा। तो दैट इज वाई कि फॉर अ कंस्टेंट मोशन, स्ट्रिंग तो लूज, कभी ऐसे रैंडमली तो स्ट्रिंग लूज हो सकता है, बट कंस्टेंट मोशन प्राप्त करने के लिए द स्ट्रिंग हैज टू बी टाइट, उसमें स्लैक नहीं होना चाहिए। तो ये इसलिए दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू स्टडी दिस थिंग कि इसमें होने वाला क्या है, कि कंस्टेंट मोशन में हम लोग कैलकुलेशंस कैसे करेंगे स्ट्रिंग की मदद से। तो आपको दिखेगा कंस्टेंट मोशन के लिए कुछ एक रिलेशनशिप हम पहले एस्टेब्लिश कर लेते हैं, उन्हीं को बोलते हैं कंस्टेंट रिलेशनशिप्स। कुछ नहीं होंगे, दीज आर द रिलेशनशिप बिटवीन द मोशन पैरामीटर्स। तो मोशन पैरामीटर क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स, एक्स एक्स या एक्स होता है डिस्प्लेसमेंट। तो ए का जो डिस्प्लेसमेंट है वही बी के डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। देखो आपको 2 ब्लॉक दिख रहे हैं, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। अब ये कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग इनके बीच में जुड़ा हुआ है। ये स्ट्रिंग क्या करेगा, जब आप कोई फोर्स लगाकर ब्लॉक बी को ऐसे मूव कराने की कोशिश करोगे तो उसके पीछे पीछे ब्लॉक ए को भी आना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, ऐसा स्ट्रिंग जोड़ रहा है उनको जो कि इनएक्सटेंसिबल है। तो अब आप मैं बोलता हूं आपको कि ब्लॉक बी है वो एक्स बी के बराबर डिस्प्लेस हुआ और ब्लॉक ए एक्स ए के बराबर डिस्प्लेस हुआ। तो क्योंकि ये स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल था, आपके इस स्ट्रिंग की लेंथ में आपको कोई भी चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। तो क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट ऑब्जर्व्ड फॉर द ब्लॉक ए इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑब्जर्व्ड फॉर द ब्लॉक बी। तो इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट रहेगा, वो दोनों आएंगे इक्वल, राइट। अब इसी डिस्प्लेसमेंट को मैं अगर टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे वेलोसिटी मिल जाती है। तो उससे मैं लिख सकता हूं कि वेलोसिटी भी दोनों की बराबर रहेगी। अब वेलोसिटी को भी फिर से डिफरेंशिएट कर दूं तो मैं लिख सकता हूं कि टाइम एक्सेलरेशन भी दोनों का बराबर रहेगा। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। तो बीच में स्ट्रिंग लगाया जो कि ना उसकी लेंथ चेंज हो सकती है, तो इसीलिए हमें ये चीजें प्राप्त हुई कि जब आप एक ब्लॉक को थोड़ा डिस्प्लेस करोगे तो पीछे पीछे दूसरा भी आएगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि अब आप उसको डिफरेंशिएट कर रहे हो तब भी इट हैज टू फॉलो, तो वेलोसिटी भी बराबर और एक्सेलरेशन भी बराबर।
अब बिफोर प्रोसीडिंग फॉरवर्ड एक चीज आपको बताता हूँ, देखो ये मास m1 है और मास m2 है, ये लटके हुए हैं किसके ऊपर, विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग ऑन अ पुली, ये पुली है जो रोटेट कर सकता है अपने एक्सिस पे। अब अगर मैं मास m2 को नीचे मूव कराऊंगा तो मास m1 किधर जाएगा, मास m1 किधर जाएगा, ऊपर जाएगा ना, बोलो बोलो भाई। अगर मैं इस मास m2 को, ये ब्लू वाले मास को नीचे मूव कराऊं पकड़ के, तो m1 को किधर जाना होगा, ऊपर जाना नीचे। होगा ना, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और ये पुली के ऊपर घूमते हुए आ रहा है। तो m2 नीचे जाएगा तो m1 ऊपर जाएगा, सही बात है। यस। और अगर इससे अपोजिट करूं, मान लो m1 है, m1 को नीचे लाऊं तो m2 को ऊपर जाना होगा, है ना। अगर m2 को m1 को नीचे लेके आऊं तो m2 को ऊपर जाना होगा ना। यस सर। हाँ, तो देखो इसी तरीके के सिस्टम को, ये अरेंजमेंट है ना, कुछ मास m1 m2 स्ट्रिंग और ये पुली, इसी को बोलते हैं एटवुड्स मशीन। एटवुड कोई साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस तरीके की इन्वेंशन करी और हमें पता चला कि दिस इज एटवुड्स मशीन। इसमें क्या हो रहा है, जब एक मास नीचे जा रहा है तो दूसरा मास ऊपर जा रहा है, बस यही है। अ डिवाइस इन विच टू ऑब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग ओवर अ पुली, दो ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है, एक m1 और एक m2 ओवर अ पुली बाय स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब क्या, किसी वायर से, तार से या थ्रेड से, और ओवर अ पुली किसी पुली के ऊपर कनेक्टेड है, राइट। सो दैट वन फॉल्स डाउन द अदर राइजेस, जब एक नीचे आएगा तो दूसरा ऊपर जाएगा, दैट इज व्हाट इज एटवुड्स मशीन। अब इसमें एक टर्म है मशीन। मशीन क्या होता है, कोई बता सकता है व्हाट इज मशीन। भाई एटवुड्स मशीन तो हो गई कि ये वाली मशीन एटवुड्स मशीन है, बट इन जनरल मशीन क्या होती है, ऐसे ही बताओ यार, तुम्हें कुछ जो भी मन में आ रहा है, फीलिंग आ रही है वो बताओ। मशीन किसको बोलते हैं, मशीन किसको बोलते हैं बच्चे, व्हाट इज अ मशीन, तो बताओ यार, कुछ तो आइडिया होगा ना। व्हाट इज अ मशीन, सर जिसके किसी, अलग अलग पार्ट्स मिलके कुछ हमें प्रोवाइड करवाते हैं। जिसके अलग अलग पार्ट मिलके कुछ हमें प्रोवाइड कराता है, ठीक है। कुछ क्या होगा, कुछ तो मोशन है ना, कोई डिजायर्ड मोशन हमें प्रोवाइड कराते हैं, उसी को बोलेंगे मशीन। तो हम मैकेनिकल टर्म्स में बोल रहे हैं, हम फिजिक्स की लैंग्वेज में। अदरवाइज क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो सही बात है आपकी कि दो चार पुर्जे मिलके हमें कुछ चीज प्रोवाइड करा दें, तो दैट इज मशीन। तो देखो मशीन की एक बहुत स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपको बताता हूँ, कि मशीन इज अ डिवाइस दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, ऐसा बोल दो। और इसका जो प्रॉपर्टी है वो ये रहेगी कि फॉर अ गिवन इनपुट देयर शुड बी अ डिजायर्ड आउटपुट। अगर आपने कोई इनपुट दिया, आपने कोई इनपुट दिया, तो आपको जो आउटपुट मिलने वाला है वो डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा। फॉर अ गिवन इनपुट देयर इज अ डिजायर्ड आउट। क्या हुआ, जैसे मास m2 को नीचे लाए तो मास m1 ऊपर गया। तो इनपुट क्या था, m1 को m2 को नीचे लाना, आउटपुट क्या है, m1 का ऊपर जाना। तो इसी तरीके के जब भी आपको फॉर गिवन इनपुट आपको एक डिजायर्ड आउटपुट अगर मिल रहा हो तो उसी को बोलते हैं मशीन। यही मशीन की डेफिनेशन है, फॉर्मल डेफिनेशन भी मशीन की यही होती है। अब इन इन एटवुड्स मशीन, एटवुड मशीन में आपको पता चलेगा कि जितना आप एक्स को डिस्प्लेस करोगे, x1 जितना m1 को डिस्प्लेस करोगे, मान लो मास 1 को आपने डिस्प्लेस किया x1 के बराबर और m2 डिस्प्लेस हुआ x2 के बराबर, तो ये x1 और x2 बराबर होंगे। ऐसा क्यों होगा, बिकॉज ये जो स्ट्रिंग है ना बच्चे, ये स्ट्रिंग की लेंथ फिक्स रहेगी। तो फिक्स रहेगी तो जितना ये ऊपर जाएगा उतना ही इसको नीचे आना होगा। दैट इज वाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक m1 इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक m2, यानी कि x1 इज इक्वल टू x2। फिर डिफरेंशिएशन करोगे तो v1 इज इक्वल टू v2, फिर दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्सेलरेशन 1 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन 2। और इन्हीं को बोलते हैं कंस्ट्रेंड रिलेशनशिप। तो एटवुड मशीन के लिए भी ये सब वैलिड है। अब कुछ स्टेप्स हमने डिस्कस करे थे कि स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, तो ये क्या होगा, कोई भी स्टेप की टेंशन नहीं लेना आपको। फर्स्ट स्टेप का मतलब है कि आपको देखना है क्या, पूरे कॉम्बिनेशन को देख लो कि कहाँ कहाँ मासिस है, कहाँ कहाँ पुली है, कहाँ पे स्ट्रिंग है, बस। सेकंड में क्या करना है, जो भी लेंथ है उनको मार्क कर दो। पहली लेंथ L1 है, दूसरा यहाँ से यहाँ तक एक लेंथ है L2 कर दिया, इसको L4 कर दिया, इसको L3 कर दिया, ठीक है। जो भी मोशन होने वाले हैं, जो भी चीजें मूव करेंगी उनके वेलोसिटी डिसाइड कर लो। मान लो m1 दिख रहा है कि ये मूव करेगा तो एक ऊपर बोल दिया रेंडमली v1 होगा, ये मूव करेगा तो बोल दिया v2 होगा। तो ये दो ही चीज मूवेबल है, तो ये हमने इनकी वेलोसिटीज दे दी। फिर थर्ड स्टेप क्या होगा,
जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स को आइडेंटिफाई करो कि कितने स्ट्रिंग है इस प्रॉब्लम में। यहाँ पे एक ही है, देखो मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ स्ट्रिंग को, जो वायर धागा जो है वो एक ही है। तो आप क्या करो फॉर द स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ हमेशा इनएक्सटेंसिबल मानी है, दैट इज वाई L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 जितने भी उसके टुकड़े हैं उन सब की लेंथ को जोड़ के इक्वल टू रख दो L के, और L इज द टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये कांस्टेंट रहेगी, L विल बी कांस्टेंट, क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। बस ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करके आपको मिल जाएगा, जो भी अननोन लेंथ होगा वो मिल जाएगा, या फिर आपको डिस्प्लेसमेंट भी मिल जाएंगे। ठीक है, फिर क्या करो, लेंथ को डिफरेंशिएट कर दो टाइम के हिसाब से, तो आपको वेलोसिटीज मिल जाएंगी। फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशंस मिल जाएंगी। फिर कुछ नहीं मिला तो दोबारा स्टेप्स को रिपीट कर लो। तो ये है इसका जनरल प्रोसीजर प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का। ठीक है, तो इसी श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर 1 एक बार ट्राई करो। ये इसका है भी नहीं, इसमें स्ट्रिंग का कोई लेना देना नहीं है, यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी कंपोनेंट जो हम बताए थे वेक्टर्स में, उसी से होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इन द सिस्टम शोन इन द फिगर ब्लॉक ए इज पुल्ड टुवर्ड राइट एट स्पीड वी ए। ब्लॉक ए को वी ए वेलोसिटी से स्पीड वी ए स्पीड से पुल किया, ठीक है, राइट साइड में। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी, ब्लॉक बी की क्या वेलोसिटी रहेगी एट दैट इंस्टेंट व्हेन दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा। जब ये ब्लॉक ए थीटा एंगल बना रहा होगा तो उस टाइम ब्लॉक बी की कुछ वेलोसिटी रहेगी, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो वो वी बी आपको बतानी है। तो किस टर्म्स में आएगा, वी बी विल बी इन टर्म्स ऑफ वी ए एंड थीटा, वी ए और थीटा के टर्म्स में आएगी। ठीक है, कोई डिजायर्ड एक फिक्स वैल्यू नहीं आएगी, बट इट विल बी अ रिलेशनशिप बिटवीन वी बी, वी ए एंड थीटा। तो आप फाइंड आउट करो, सीधा वेलोसिटी ट्राइंगल बना लो, उसी से आ जाएगा। 1 मिनट क्वेश्चन को पढ़ो और ट्राई करो, फिर आपको हिंट भी मिलेगा और सॉल्यूशन भी। देखो बेटा, हिंट देखो आप लोग, पहले तो सॉल्यूशन ही मैंने प्रोजेक्ट कर दिया डिस्प्ले पे, एक बार सॉल्यूशन की तरफ नजर घुमाओ। तो यहाँ पे आप देखो कि जो स्ट्रिंग है, मेरा जो स्ट्रिंग है, धागा है, उसकी वेलोसिटी जो भी रहेगी वो फिक्स रहने वाली है दोनों साइड, क्योंकि ये स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है। तो जो इसकी स्पीड मुझे इधर की साइड से मिलेगी यहाँ पे, ठीक है, वही इधर कहीं होगी, है ना। तो क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है। तो आप क्या करो, वी ए का वो कंपोनेंट निकाल लो जो स्ट्रिंग के अलोंग है, ठीक है, और वही होगा वीबी के बराबर। तो वी ए का वो कंपोनेंट निकाल लो जो स्ट्रिंग के अलोंग है। तो कैसे निकलेगा, देखो थीटा आपको दिख रहा है, वी ए को बना दो ट्राइंगल में, वेक्टर एडिशन है, कुछ नहीं है ये। वी ए को एक ड्रॉ कर दो, ऐसा ट्राइंगल जिसका वी ए है हाइपोटेन्यूज। तो ये होगा स्ट्रिंग की डायरेक्शन, और ये इसके अलग दूसरा जो कंपोनेंट आएगा वो। तो स्ट्रिंग कुछ ऐसे है, यहाँ पे ऐसा स्ट्रिंग है जिसके बाद पुली लगा हुआ है, फिर ये ब्लॉक बी लटका हुआ है। ठीक है, तो क्या करोगे, वी ए का कंपोनेंट निकालना, ये थीटा है। तो वी ए का कौन सा कंपोनेंट होगा, थीटा के साइड वाला क्या होता है, वी ए कोस थीटा। तो वी ए कोस थीटा क्या है, स्पीड ऑफ द स्ट्रिंग एट दिस पॉइंट। तो क्योंकि ये स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, इसके लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, तो वेलोसिटी जो यहाँ पे है वो यहाँ पे रहेगी। तो वो वेलोसिटी पूरे के पूरी वर्टिकल डायरेक्शन में आएगी। क्यों? क्योंकि ये हैंग ग्रेविटी के अगेंस्ट हैंगिंग है।
तो दैट विल बी वर्टिकल डायरेक्शन में, तो बस मैग्नीट्यूड दोनों का क्या आएगा, वही आएगा बराबर। तो इसलिए आप लिख सकते हो वी बी इज इक्वल टू वी ए कोस थीटा, वी बी क्या होगा, वी ए कोस थीटा के बराबर होगा। ठीक है, सिमिलर कंसेप्ट है दूसरा क्वेश्चन, पहले वाले का सॉल्यूशन आपको दिख रहा है डिस्प्ले पे, दूसरा वाला उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, इसको और सोल्व करो आप लोग। बच्चा देखो, आपको हिंट भी दिख रहा है ना, जो वेलोसिटी बी का वी बी है ना, इसमें एंगल हम लोग डिसाइड कर लेंगे, पहले एंगल अज्यूम कर लो, ठीक है, इसको थीटा बी बोल दो और इसको थीटा ए बोल दो। तो थीटा ए इज द एंगल जो वेलोसिटी वी ए वेलोसिटी बना रही है किसके साथ, इस स्ट्रिंग के साथ, और थीटा बी भी क्या एंगल है जो वी बी बना रहा है स्ट्रिंग के साथ, तो स्ट्रिंग अगर ऐसे आता तो इधर आएगा, तो स्ट्रिंग की वेलोसिटी के साथ थीटा बी इज द एंगल दैट वी बी इज मेकिंग, स्ट्रिंग की वेलोसिटी के साथ जो थीटा ए एंगल है वो वी ए बना रहा है, राइट। तो अब वी ए का कंपोनेंट स्ट्रिंग के अलोंग ले लो, स्ट्रिंग के डायरेक्शन में जो वी ए का कंपोनेंट है, इस धागे इस वायर के डायरेक्शन में जो वी ए का कंपोनेंट है वो फाइंड आउट कर लो, यानी यहाँ पे वेलोसिटी। फिर वी बी है, वीबी का वो वाला कंपोनेंट जो स्ट्रिंग के डायरेक्शन में होगा वो कैलकुलेट कर लो, और वो दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी ऑन द स्ट्रिंग शुड रिमेन कांस्टेंट बिकॉज स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। हमारा स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, तो जो स्पीड होगी ना स्ट्रिंग की वो दोनों जगह पे सेम रहेगी। तो ये कंसेप्ट आप यूज करके इसको फाइंड आउट करो।
देखो भाई सॉल्यूशन देख लो अब इसका। हमने क्या किया, वीए का वो वाला कंपोनेंट फाइंड आउट किया जो कि स्ट्रिंग के डायरेक्शन में है, ठीक है। वीए इधर था तो स्ट्रिंग के डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आएगा, जैसा ट्राइंगल हमने ऊपर बनाया वैसे ही ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। वीए शुड बी द हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्राइंगल, तो ये वीए है। इसके दो टुकड़े होंगे, एक तो स्ट्रिंग के डायरेक्शन में, एक उसके परपेंडिकुलर, ठीक है। तो स्ट्रिंग के डायरेक्शन में होगा क्योंकि ये थीटा ए है, तो स्ट्रिंग के डायरेक्शन में होने वाला कंपोनेंट आएगा वीए कॉस थीटा ए, ठीक है। और ये आएगा वीए साइन थीटा ए। तो ये हमें क्लियर है। सेम ऐसा ही ट्राइंगल बनेगा वीबी के लिए, तो वीबी शुड बी द हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट, एक तो स्ट्रिंग के डायरेक्शन में, एक स्ट्रिंग से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ये क्या, यहाँ पे थीटा बी ये है जी, तो थीटा बी के जस्ट साइड वाला क्या होगा, वीबी कोस थीटा बी, और ये वीबी साइन थीटा बी। अब देखो स्ट्रिंग की वेलोसिटी है या स्ट्रिंग की जो स्पीड है वो दोनों जगह पे सेम रहेगी। यहाँ पे फर्स्ट क्रॉस सेक्शन यहाँ मान लिया, दूसरा ये मान लिया, तो 1 और 2 पे सेम ही रहेगी। क्यों, जिस वेलोसिटी से स्ट्रिंग ऐसे जा रहा होगा उसी से इधर आ रहा होगा, क्योंकि इनएक्सटेंसिबल है। अगर लेंथ चेंज हो रहा था तो फिर तो ये वेलोसिटी चेंज हो रही होती, बट लेंथ क्योंकि चेंज नहीं हो रही तो वेलोसिटी दोनों पॉइंट पे सेम रहेगी। इसी कंसेप्ट को यूज करो। यहाँ पे हमने जो वेलोसिटी निकाली है इधर 1 पे, जो क्रॉस सेक्शन 1 है यहाँ पे, इस पे जो वेलोसिटी है वो वी ए कोस थीटा ए के बराबर है, और इधर जो है वो है वी बी कोस थीटा बी के बराबर। तो वी ए कोस थीटा ए इज इक्वल टू वी बी कोस थीटा बी। वी ए कोस थीटा ए इज इक्वल टू वी बी कॉस थीटा बी। ये आपको मिल गया। तो आपको वी ए कैसे फाइंड आउट करोगे, थीटा ए को नीचे लाके डिवाइड कर दो, तो वही आएगा वी बी इंटू कोस थीटा बी डिवाइडेड बाय कोस थीटा ए। इस तरीके से सोल्व होगा। यहाँ पे क्या करना था बेटा, कुछ तो नहीं करना था, यहाँ पे आपको वेलोसिटी निकालनी थी, स्ट्रिंग की वेलोसिटी निकालनी है। तो वो क्या करोगे आप, यार हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा तब भी तो पढ़ा था कि शेडो ऑफ द थिंग, या फिर उसका क्या बोलते हैं, उसका प्रोजेक्शन, है ना। तो अगर एक वेक्टर का दूसरे किसी थीटा एंगल के ऊपर आपको निकालना है, थीटा एंगल से दूर उसका कंपोनेंट निकालना है, तो ऐसे ही तो निकालते थे, साइन थीटा कोस थीटा ये करके। अब मैं फॉर्मूले पूछने लगूंगा तो सब चिल्ला चिल्ला के बोलोगे कि सर साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। लेकिन यूज तो करो इसको, यूज भी तो करो। यूज ऐसे ही तो होगा, सिंपल सिंपल तरीके से। तो बस यही करना था, इसमें तो कुछ था भी नहीं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें किसी को कुछ कंसेप्ट भी नहीं आता होगा ना तब भी कर लोगे, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, प्यारा सा। थोड़ा सा फील लोगे तो इसका आंसर बता दोगे ऐसे ही। तो इसका आंसर आप लोग बताना, इसका क्या आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का।
किसी का आंसर आया बच्चे? देखो एक बार, इन द सिस्टम शोन इन द फिगर द ब्लॉक आर इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट एट 10 मीटर पर सेकेंड। जो ब्लॉक आर है कौन सा, ऑरेंज कलर का, ये 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है लेफ्ट साइड में, दिख रही है वेलोसिटी आपको। उसके बाद ब्लॉक पी गोज अप एट 3 मीटर पर सेकेंड। जो ब्लॉक पी है वो 3 मीटर पर सेकेंड से ऊपर मूव कर रहा है, यानी ये पुली का ये पार्ट है, ये 3 मीटर पर सेकेंड से ऊपर मूव कर रहा है। फाइंड द स्पीड ऑफ ब्लॉक क्यू। क्यू की स्पीड आपको बतानी है, क्यू की स्पीड आपको बतानी है। तो बताओ क्यू की स्पीड क्या रहेगी? सर 3 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट करके बताओ भाई, कैलकुलेट। देखो अब आपको स्टेप बताता हूँ। मान लो ये नहीं होता, फील से करना पहले, तरीके से तो बता दूंगा बाद में। ये फिक्स होता मान लो ब्लॉक आर, और पी मूव कर रहा होता है ऐसे ऊपर 3 मीटर पर सेकेंड से, तो क्यू आता नीचे फिर, क्योंकि भाई ये स्ट्रिंग ढीला हो जाता है ना ऐसे ऐसे, यहाँ पे लूज होता, तो फिर ये ऊपर ऐसे स्लाइड होकर इधर लटक जाता नीचे आके। तो जब पी 3 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है तो क्यू की क्या वेलोसिटी रहेगी, ये फील करके देखो। देखो मान लो मैं इस पॉइंट से इसको 1 मीटर ऊपर ले जाऊं, ठीक है, 1 मीटर, मैंने शिफ्ट कर दिया इस पुली को यहाँ से 1 मीटर ऊपर, तो स्ट्रिंग कितना लूज हो जाएगा? देखो 1 मीटर तो इस साइड से और 1 मीटर इस साइड से, 2 मीटर लूज हो जाएगा ना, और वो 2 मीटर इधर लटक जाएगा नीचे आके। तो जब मूव करेगा पी 1 मीटर, तो ये 2 मीटर मूव कर जाएगा। जब पी मूव करेगा 3 मीटर, तो ये 6 मीटर मूव कर जाएगा। और जब पी मूव करेगा 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, तो क्यू किस वेलोसिटी से मूव करेगा डाउनवर्ड? 6 मीटर पर सेकेंड से। ये बात समझ आई? अरे यार तुम इतने डरे डरे क्यों रहते हो भाई, ऐसे में फिजिक्स कैसे पढ़ाऊंगा तुम्हें? देखो ये इधर आ रहा है ऐसे, ये 3 मीटर से ऊपर मूव करेगा तो ये नीचे 6 मीटर से नीचे आएगा। अरे यार, यहाँ से इसको 1 मीटर ऊपर ले गया मैं, ठीक, इस पॉइंट पे ये पुली आ गया है। अब ये जो स्ट्रिंग था अब यहाँ से ऐसे चला गया ना भाई, इधर से आया और इधर चला गया, तो जो कितना स्ट्रिंग घट गया इक्वेशन में से, 1 मीटर तो ये इधर वाला और 1 मीटर ये इधर वाला, जाएगा कहाँ पे? इस पुली से ऐसे आ जाएगा, तो ब्लॉक क्यों नीचे लटक जाएगा ना ऐसे थोड़ा नीचे जाके। तो यहाँ जो दूरी आपकी जनरेट होगी ये कितनी होगी? लेंथ ऑफ दिस वन प्लस लेंथ ऑफ दिस वन, तो 1 + 1 2 मीटर। ये कितने बच्चों को ये बात समझ आती है? सर आगे। एक्चुअली जिनको नहीं आ रही ना वो सुन नहीं रहे हैं, तो बेटर है कि आप क्लास छोड़ के चले जाओ, क्योंकि मैं यहाँ मजाक के लिए नहीं बैठा हुआ भाई। मैं तुम्हें 6 6 बार हर चीज थोड़ी बताऊंगा यार, तो गुस्सा मत दिलाओ बिना बात का। जिनको समझ नहीं आ रही आई थिंक वो सुन नहीं रहे हैं फिर। और ये भी जान लो कि अगर सुनने के बावजूद भी समझ नहीं आ रही तो तुम्हारा कहीं सिलेक्शन नहीं होगा, ये भी बात मान लो। क्योंकि इतने बच्चों को पढ़ा चुका हूं, तुम रिस्पॉन्स नहीं करते हो, इतनी बेसिक सी चीज को 6 बार बताना पड़ता है, फिर तुम लोग रिस्पॉन्स करते हो, तो गलत बात है यार तुम्हारी ये। अब तुम्हें ये चीज समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्यों नहीं आ रही यार, कि अगर ये 1 मीटर मूव करेगा तो स्ट्रिंग जो है वो 1 मीटर इधर से चला जाएगा, 1 मीटर इधर से चला जाएगा, जाएगा कहाँ पे? स्ट्रिंग टूटा थोड़ी है, स्ट्रिंग इधर से मूव करके नीचे आ जाएगा, तो 2 मीटर नीचे लटक जाएगा ये। अब जिनको आनी थी उनको आ चुकी है, जिनको नहीं आ रही उसका भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। आई एम वेरी सॉरी। आप लोगों को ये नोट्स मिलेंगे, पढ़ना, समझ नहीं आया तो मेरे से डाउट पूछना, मैं डाउट बता सकता हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने क्यू को फिक्स किया हुआ था, आर आर ब्लॉक को फिक्स किया हुआ था, तो अब देखो क्या करना है। अब आर को मूव कराओ, आर को मूव कराओगे और मान लो ये क्यू पी जो है फिक्स रहता है इधर, पी की कोई वेलोसिटी नहीं होती। तो जब आर मूव करेगा 10 मीटर पर सेकेंड से, तो ये स्ट्रिंग जो है ये 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा होगा। तो ये 10 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगा तो देखो स्ट्रिंग कहीं से टूटा नहीं ना कहीं एक्सटेंड हुआ, ऐसा। तो जब इसका एक एंड पकड़ के आप 10 मीटर पर सेकेंड से इसको लेफ्ट में खींचोगे तो ये वाला एंड भी 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर मूव करेगा। भाई वो स्ट्रिंग कहाँ से आएगा? कंपनसेट तो वहीं से होगा ना, तो 10 मीटर पर सेकेंड से। तो जो आर का मोशन था उसकी वजह से 10 मीटर ऊपर मूव कर रहा है, और जो पी का मोशन था उसकी वजह से 6 मीटर डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो एग्रीगेट क्या वेलोसिटी आ सकती है? एग्रीगेट विल बी, आर की वजह से तो अपवर्ड थी 10 मीटर पर सेकेंड, और
पी की वजह से 6 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड थी। तो इन दोनों का अगर वेक्टर सम करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या आएगी, 10 माइनस 6 दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड, 4 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। क्यों? क्योंकि पी के मोशन से आपको यहाँ पे ये लूज होता जाएगा ना, और उसको कुछ पार्ट ये खींच लेगा, बचा हुआ पार्ट इसको देना पड़ेगा, यहाँ से कंपनसेट होगा, क्योंकि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है। यही ध्यान रखो कि स्ट्रिंग जो है वो इनएक्सटेंसिबल है, स्ट्रिंग बढ़ेगा नहीं, स्ट्रिंग की लेंथ फिक्स रहेगी। ठीक है, तो ये ऐसे मूव करेगा 10 मीटर पर सेकेंड, और ये मूव करेगा 3 मीटर से ऊपर। तो जब ये दोनों मोशन एक साथ हो रहे होंगे तो उसकी वजह से जो वेलोसिटी इस क्यू की आएगी, क्यू को 4 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाना होगा, 4 मीटर पर सेकेंड से ऊपर मूव करना होगा टू कंपनसेट फॉर दिस मोशन। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो मूव नहीं कर रहा, स्ट्रिंग हमेशा फिक्स रह रहा है। तो इसका आंसर क्या आया, 4 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। तो ये आपका आया। इसी तरीके का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे स्ट्रिंग की बजाय आपको रोड दे दिया गया है, रोड। तो आपको डेटा क्या है, हिंट दिया हुआ है। ये हिंट देखो, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये एंगल थीटा है, और वी ए इज द वेलोसिटी डाउनवर्ड ऑफ पॉइंट ए, वी बी इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी, और लेंथ रॉड की एल है। ठीक है, और हिंट आपका ये है। हिंट के बेसिस पे थोड़ा ट्राई करो, कुछ कर सकते हो। इसका आंसर, आंसर भी दिया हुआ है, ये लो, ये आंसर है। इस आंसर पे जो बच्चे पहुंच जाए वो हैंड रेज करना। हिंट आपको दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन इस चैप्टर का बचा ही नहीं है, इतना सब बताने के बाद ये क्वेश्चन वेक्टर एडिशन का हो गया है। देखो क्या किया गया, यहाँ पे हिंट दिया है, वो ये दिया है बेटा कि इफ सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स इज कांस्टेंट, अगर दो गिवन पॉइंट के बीच का सेपरेशन कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ रोड। किसी रोड की मदद से आपने पॉइंट ए और पॉइंट बी को कनेक्ट कर रखा है। अब रोड कांस्टेंट बोल रहे थे या स्ट्रिंग कांस्टेंट बोल रहे थे, उसमें क्या था कि लेंथ कांस्टेंट रहेगी। अब ये रोड है ना, तो डिफॉर्म हो रही है, और इसकी लेंथ भी कांस्टेंट है, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की दूरी फिक्स रहेगी, दैट इज लेंथ ऑफ दिस रोड एल। जब इन दोनों के बीच का सेपरेशन या इन दोनों के बीच की दूरी बराबर है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो अलोंग द रोड, रोड के लेंथ के अलोंग जो दोनों के कंपोनेंट रहेंगे वो इक्वल रहेंगे। मतलब क्यों? इनकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी। रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी, उसी को बोलते हैं कि एक्सटेंशन नहीं होगा, ना तो कंप्रेस होगा ना एलोंगेट होगा। तो आप कंपोनेंट ऑफ वी ए अलोंग दिस स्ट्रिंग निकाल लो, अलोंग दिस रोड, और कंपोनेंट ऑफ वी बी वो इस रोड के अलोंग निकाल लो, दोनों को इक्वल रख दो, तो आपको रिलेशनशिप मिल जाएगा वी और वी बी के बीच में। तो देखो ये थीटा था, वी ए इधर था, ऐसे ड्रॉ करो, वी बी इज द हाइपोटेन्यूज। अब इसके दो कंपोनेंट रहेंगे, एक तो ऐसा, एक ऐसा। ठीक है, तो ये, और थीटा कहाँ पे है जी? थीटा इधर कहीं है। थीटा किस किस के बीच में है? इसके बीच में और इसके बीच में। ठीक है, तो आप क्या करते हैं यार, इसको थोड़ा अलग से बनाते हैं, बट थीटा ये वाला है। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा कि
वीबी का कंपोनेंट निकालना है, तो हम लोग इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करते हैं यार। वीबी इज दिस थिंग, और ये है आपका जो इसकी थीटा वैल्यू है, और ये वाला जो थीटा आपको दे रखा है ये है आपका रोड के अलोंग जो वेलोसिटी है, और ये इसके परपेंडिकुलर वाला है। ऐसा ट्राइंगल बनाएंगे तो अच्छे से समझ आएगा। अब ये जो कंपोनेंट है जो इसके अलोंग आएगा दैट इज वीबी कोस थीटा। ठीक है, सिमिलरली आप वी के लिए ड्रॉ करोगे तो वी क्या है, हाइपोटेन्यूज होना चाहिए और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दिस इज वी। अब एक कंपोनेंट आएगा इसके अलोंग ऐसा, और दूसरा आएगा ऐसा, और थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा देखो, थीटा इधर कहाँ पे है, 90 माइनस थीटा है ये वाला, 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल बन रहा है और ये एंगल 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो उस हिसाब से आप निकालोगे तो आपको मिलेगा ये कंपोनेंट, ये वाला, दैट विल बी वी ए कोस 90 माइनस थीटा। तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, कोस वी ए साइन थीटा। ठीक है, कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ऐसा हमने पढ़ा था टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, जब फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज देख रहे थे, तो वहां पे जो क्वाड्रेंट का हिसाब किताब था उसके हिसाब से ये आपको फॉर्मूला मिला था कि कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो वी ए और साइन थीटा आ गया, तो ये दोनों बराबर रहने वाले हैं क्योंकि वही वेलोसिटी इधर है, तो वही होनी चाहिए इसकी ऐसे। तो क्या करोगे, वी बी कोस थीटा इज इक्वल टू वी ए साइन थीटा। ठीक है, तो वी ए क्या आएगा, वी ए बच गया, साइन थीटा को इधर ले जाओ, तो वी ए इज इक्वल टू वी बी टेंजेंट थीटा, ये आंसर आएगा। इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप आएगा वी ए इज इक्वल टू वी बी टेन थीटा। तो अब देखो इसमें क्या, कुछ भी तो नहीं था इसमें, कंस्ट्रेंट की खाली इतनी बात थी कि लेंथ जो है वो चेंज नहीं होगी। लेंथ चेंज नहीं होगी तो इसके अलोंग जो भी कंपोनेंट रहेगा वो रहेगा क्या, इक्वल। ये हिंट था, इसके बेसिस पे हमने ये सारा सोल्व करके ये आंसर निकाल लिया। ठीक है, अब देखो ये हो गए थोड़े थोड़े इसके क्वेश्चन। अब बिल्कुल बेहद आसान क्वेश्चन है, इसमें तो इसका कंसेप्ट भी यूज नहीं हो रहा, ये सबसे आंसर चाहिए मेरे को इस क्वेश्चन का, सभी बच्चों से आंसर चाहिएगा। ट्राई करो सबके सब एक बार इस क्वेश्चन को जो डिस्प्ले पे दिख रहा है। जिनका आंसर आ जाए बच्चे चैट बॉक्स में आंसर ड्रॉप करते रहना। थर्ड लॉ ऑफ मोशन से होने वाला है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो पहले ये तीनों ब्लॉक है ना, इनको एक सिस्टम मान लो, ये जो तीनों ब्लॉक है ना इनको एक सिस्टम मान के आप पहले एक्सेलरेशन निकालो कि जो 40 न्यूटन का फोर्स है वो ओवरऑल कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, उसकी वैल्यू निकाल लो। तो दैट विल बी बाय यूजिंग एफ इज इक्वल टू एम ए। तो फोर्स आपको 40 न्यूटन दिया, मास ऑफ द सिस्टम, तीनों ब्लॉक के मासेस को जोड़ लो, ये m1 है मान लो, ये m2 है, ये m3 है, तो तीनों को जोड़ोगे, m1 की वैल्यू 10 kg, m2 की वैल्यू 6 kg और m3 की वैल्यू 4 kg। दिस मीन्स 40 डिवाइडेड बाय 20। 20 तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई 2 मीटर 2 पर सेकंड। ये आपको एक्सेलरेशन ऑफ द कंप्लीट सिस्टम मिल गया। कौन सा, जब तीनों ब्लॉक को एक सिस्टम मान के चल रहे थे। अब 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है हर एक ब्लॉक, m1 m2 m3 भी। तो आपको T2 निकालना है, टेंशन T2। तो देखो T2 के दाएं में जब हम कैलकुलेट कर रहे थे टेंशन, तो उसके लेफ्ट साइड में जिधर भी मोशन हो रहा है, जिधर भी फोर्स लग रहा है, उससे इधर देख रहे थे ना, तो इसके साइड में m1 और m2 मिले। m1 और m2 ये दो मासेज होंगे जो T2 को प्रोड्यूस करेंगे। तो T2 प्रोड्यूस करने के लिए क्या करने वाले हैं, दो मास रिस्पॉन्सिबल है और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड रिस्पॉन्सिबल है। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फिर से लगाओ, फोर्स सी होगा बराबर T2 के। तो T2 क्या होगा, T2 इज इक्वल टू
मास ऑफ द सिस्टम m1 प्लस m2, दोबारा जो सिस्टम अज्यूम किया वो m1 m2 है, क्योंकि T2 के लेफ्ट में जो है वो दोनों यही मासेस है, इनटू एक्सेलरेशन दैट इज 2, तो दोनों को ऐड करोगे 10 प्लस 6 इंटू 2, तो क्या आएगा 32 न्यूटन। तो T2 की वैल्यू आएगी 32 न्यूटन। जिनका ये 32 आ जाए वो हैंड रेज कर लेना। ठीक है, शाबाश भाई। अभी देखो ये आंसर का सॉल्यूशन इधर दे दिया है मैंने, इसको देख लेंगे। सॉल्यूशन यही है सिंपल सा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आप में से मैक्सिमम बच्चे कर भी पाए, तो उम्मीद है कि सब लोग कर लेंगे। जिनको समझ नहीं आएगा बेटा तो डरेंगे नहीं। देखो यार, मैं डांट इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का नुकसान है भाई, मेरा इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। नुकसान किसका है? केवल और केवल तुम्हारा। और वो होना नहीं चाहिए ना। देखो मैं आया पढ़ाने और आप लोग आए पढ़ने, समय भी लग गया, मेहनत भी लग गई, तो नुकसान नहीं होना चाहिए ना। कुछ ना कुछ हमें मिलना चाहिए। तो बस वही एजेंडा है, इसलिए मैं तुम्हें डांट मार रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे से डरने का नहीं है। पहले बात तो तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूँ, तो इतनी टेंशन मत लेना कि सर क्या बोलेंगे क्या सोचेंगे, इतनी टेंशन नहीं लेंगे। सीधा क्वेश्चन पूछा करो, पूछ लिया करो यार। और इतना बार बार बताते हैं ना, तो अगर आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करते, आंसर नहीं देते, फिर लगता है कि यार समझ ही नहीं आ रहा। तो ऐसा ऐसा मत करना, ठीक। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जो आंसर नहीं दे पा रहे ना, उसका केवल और केवल एक रीजन ये है कि आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे। अब एक बात बताना जेन्युइनली, ठीक है, अपने बिल्कुल ऑनेस्टी से, कितने बच्चे हैं जो रेगुलरली ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं या रेगुलरली रिवाइज करते हैं? ऑनेस्टी से बताना, झूठ कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। तो इतने ही बच्चे आंसर देते हैं। जितने बच्चे देखो बेटा यहाँ रिस्पॉन्स कर रहे हैं ना, लगभग इतने ही बच्चों के आंसर मिलते हैं क्लास में। कोई एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन छोड़ के ये लगभग सारे बच्चे जिन्होंने हैंड रेज किया है, इनमें लगभग सबके कभी ना कभी आंसर आते रहते हैं। तो ये नाम जाने, मेरे को काफी देखे देखे नाम लग रहे हैं, क्योंकि ये लोग हैंड रेज करते हैं। बाकी जो नहीं कर रहे, आज तो हमारी क्लास की स्ट्रेंथ भी काफी कम है, बट जो नहीं आंसर देते हैं वो लोग इसको रिवाइज नहीं कर रहे हो रहे, ठीक है। और ये बात मान लो कि अभी अगर छोड़ते जाओगे कि ठीक है सर नोट्स तो दे ही रहे हैं, पाइल अप कर लेता हूँ, 1 नोट 2 नोट 3 नोट 6 नोट सब कुछ इकट्ठा हो जाएगा, फिर एक साथ पढ़ूंगा, तो बेटा वो एक साथ वाला दिन कभी नहीं आने वाला। और जिस दिन तुम पढ़ने बैठोगे, जो चीज आज समझ नहीं आ रही, वो क्या तुम उम्मीद कैसे कर सकते हो कि वो 1 महीने बाद 2 महीने बाद समझ आ जाएगी? अगर इतना आसानी से समझ आ रही होती तो फिर हमारा भी कोई फायदा नहीं ना पढ़ाने का, और तुम्हारा भी इतना रेगुलरली पढ़ने का फायदा नहीं। तो अभी से पढ़ो, साथ साथ पढ़ते चलो, तभी जो नोट्स हैं वो भी काम करेंगे, नहीं तो कुछ भी काम नहीं करेगा। तो बस यही उम्मीद है कि तुम लोग करोगे कुछ, ठीक है। अब ये देखो जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया था जिसमें आर ब्लॉक था और ये था, उसका छोटा भाई है ये, थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ। कंसेप्ट वही यूज करना है कि कंपनसेट स्ट्रिंग से होगा, और स्ट्रिंग की लेंथ जो है
इनएक्सटेंसिबल रहेगा। क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है, इन द गिवन फिगर फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 केजी ब्लॉक। 10 केजी ब्लॉक का 2 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो देखो 2 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट बताना है। 5 केजी ब्लॉक का आपको वेलोसिटी दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड। तो 5 मीटर पर सेकंड से 2 सेकंड में ये 5 केजी वाला ब्लॉक कितना मूव कर चुका होगा बच्चे? 10 मीटर, है ना। 5 मीटर था, इंटू 2 सेकंड किया तो 10 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस 10 केजी ब्लॉक, 5 केजी ब्लॉक। तो इसको कंपनसेट करने के लिए 10 किलोग्राम वाले को मूव करना पड़ेगा राइट साइड में। अब वो कितना मूव करेगा वो क्वेश्चन में बताना है आपको। देखो जब ये 10 मीटर नीचे आ चुका होगा तो ये ऐसा कुछ आएगा, यहाँ सिचुएशन ऐसी बनेगी, ये 5 केजी तो ऐसे ही लटका रहेगा। और ये पुली है ना 10 मीटर नीचे आ गया, तो देखो अब इसमें कितना एक्स्ट्रा स्ट्रिंग यूज होगा, ये और ये वाला, ये दोनों साइड से ही जुड़ा रहेगा ना भाई। तो 10 मीटर तो ये चाहिएगा और 10 मीटर ये चाहिएगा। तो 10 + 10 ये आएगा कहाँ से? इस ब्लॉक को राइट साइड में आना पड़ेगा इतना कंपनसेट करने के लिए। तो टोटल मोमेंट इन 10 केजी ब्लॉक इज इक्वल टू 10 + 10, यानी कि 20 मीटर इसको मूव करना पड़ेगा। और वही 20 मीटर यहाँ यूटिलाइज हो जाएगा, एक इधर और एक इधर। ठीक है, तो यही मैं समझा रहा था तुम्हें कि जो स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल है। स्ट्रिंग यूज होगा तो दोनों साइड इस्तेमाल होगा, दोनों साइड आपको रिक्वायरमेंट रहेगी स्ट्रिंग की। तो देखो बच्चे 10 मीटर तो ये और 10 ये एक्स्ट्रा आ गया ना भाई। 10 मीटर मूव करने के लिए एक तो पार्ट ये आया, एक ये आया, तो ये एक्स्ट्रा आया, ये कहाँ से कंपनसेट होगा? इसको राइट साइड मूव करना पड़ेगा। कितना? जितना स्ट्रिंग एक्स्ट्रा चाहिए, 10 + 10 20 मीटर। ठीक है, ये समझ आया किसी को? ये बताओ कि ये वाली बात कितनों को समझ आई कि जो एक्स्ट्रा स्ट्रिंग यहाँ से आ रहा है उधर से आएगा, और ये 20 मीटर चाहिएगा स्ट्रिंग 10 मीटर डाउन होने के लिए। 10 मीटर मूव करने के लिए ब्लॉक 5 को, एक ये 10 मीटर, एक ये 10 मीटर, तो 20 मीटर रिक्वायर्ड रहेगा। और वो 20 मीटर आएगा 10 किलोग्राम के ब्लॉक को राइट साइड मूव करने से, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है भाई, ये वाला एक ही तो स्ट्रिंग है। अब ये कहाँ से आएगा? तुम इसे मूव करोगे तो इनएक्सटेंसिबल है, तो सीधी सी बात है जब ये मूव करेगा तभी जाके ये मूवमेंट पॉसिबल है। ठीक है, तो आंसर आएगा इसका 20 मीटर पर सेकेंड। अंग्रेजी में पूरा अच्छे से लिखा है, जिनको समझ नहीं आया अभी वो पढ़ लेंगे। ठीक है, और अभी टाइम हो चला है, तो किसी को डाउट है तो डाउट पूछ लो अभी।